आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। ज्ञान बिंदु का जो बायोलॉजी बुक है उसका चैप्टर 2 स्टडी ऑफ टिश्यू उत्तक विज्ञान का हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य व उत्पत्ति में समान होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कथन पे विचार करना है तो इसका कथन 1 और 3 सही है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका को समूह को उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यह सही है। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाया जाता है, ये भी सही है। 1 और 3 सही होगा। अब आते हैं पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। पौधे में कोई गति नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। जंतु और पौधे के अन्यत्र अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होता है। इसमें सभी सही है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। विचार करना है, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। किसी एक उत्तक में एक ही आकार के विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं, ये सही है। किसी एक उत्तक में एक ही आकार के विशेषताओं की एक कोशिका पाई जाती है, सही है। कुछ उत्तक में विभिन्न आकार की बनावट की कोशिका होती है, ये भी सही है। कुछ उत्तक में विभिन्न आकार की बनावट की कोशिका होती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं पादपों में विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इन उत्तक की कोशिका का विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। इन उत्तक के कोशिका के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। अब आते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी देखिएगा सही नहीं है। इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानी बहुत बड़ी होती है। विभाज्योतिकी के उत्तक के संबंध में सही नहीं है, तो उत्तक के कोशिकाओं की रसधानी बहुत बड़ी होती है, ये हाँ इसमें होगा बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये गलत होगा। शीर्षस्थ विभाजकी उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ विभाजकी उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है शीर्षस्थ विभाज्यतिकी के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है शीर्षस्थ विभाज्यतिकी के लिए। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे कैम्बियम का उदाहरण है पार्श्व विभाज्यतिकी। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियम का उदाहरण है पार्श्व विभाज्यतिकी का नियम। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? पार्श्व विभाज्यतिकी। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? पार्श्व विभाज्यतिकी। विचार करना है, पौधों की अस्थायी उत्तक को कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती। पौधे की अस्थायी उत्तक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती, ये सही है। विभाज्योतिकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है, ये भी सही है। विभाज्योतिकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। एक बीजी तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती क्योंकि नहीं होता है कैम्बियम। एक बीजी तने में द्वितीय एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती क्योंकि इसमें नहीं होता है कैम्बियम।
एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती क्योंकि इसमें नहीं होता है कैबियम। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभोज्योतिकी कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर में बनते हैं। तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, शीर्षोक्त विभोज्योतिकी और अंतर्वेशी विभोज्योतिकी। किसे प्राथमिक विभोज्योतिकी कहते हैं? क्योंकि वह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। शीर्षोक्त विभोज्योतिकी व अंतर विभोज्योतिकी। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभोज्योतिकी द्वारा किया जाता है? पार्श्व। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभोज्योतिकी द्वारा किया जाता है? पार्श्व। मृदु ऊतक किस प्रकार के होते हैं? सरल ऊतक। मृदु ऊतक किस प्रकार के होते हैं? सरल ऊतक। किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो ए और बी दोनों में, मृदु ऊतक व स्थूल ऊतक दोनों में। किस प्रकार के ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? मृदु ऊतक व स्थूल ऊतक दोनों में। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पदार्थ का संग्रहण करना। वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट में। वायु ऊतक किस पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट में। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण तैरता है? वायु ऊतक के कारण। जलोद्भिद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? वायु ऊतक के कारण। कौन सा ऊतक जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज था पैकेटिन की बनी होती है और कोनों पर अलिंगिन स्टूल मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोलोरन काइमा। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज था पैकेटिन की बनी होती है और कोनों पर अल्गिनी स्टूल मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोलोरन काइमा। कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? स्थूल कोन ऊतक। कौन सा ऊतक एक तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? स्थूल कोन ऊतक। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक होता है? स्थूल कोन ऊतक। सूर्यमुखी, कद्दू व लचीलापन दृढ़ता प्रदान करता है? स्थूल कोन ऊतक। कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? स्थूल कोन ऊतक। जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? स्थूल कोन ऊतक। किस ऊतक के कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ ऊतक। किस ऊतक की कोशिका भित्ति के कारण लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ ऊतक के कारण। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण किसकी बहुतायता को माना जा सकता है? तो दृढ़ोत्तक। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं और कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण जिसकी बहुतायता को माना जा सकता है? दृढ़ोत्तक। रेशम उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? दृढ़ ऊतक। पटुआ में किसकी ऊतक की प्रचुरता होती है? दृढ़ ऊतक। फलों और बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक का बना होता है? दृढ़ ऊतक। फलों और बीजों का कठोर आवरण बना होता है? दृढ़ ऊतक। सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है कॉर्क कोशिका में। सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है कॉर्क कोशिका में। व्यापारिक कॉर्क किसे प्राप्त होता है? कॉर्क केबियम से। व्यापारिक कॉर्क किसे प्राप्त होता है? कॉर्क केबियम से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किसे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किसे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर से। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है गोलाकार। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं गोलाकार। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदुतक कोशिका से निर्मित होती है। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो ये मृदुतक कोशिका से निर्मित होती है, यही नहीं पाया जाता है। किस ऊतक की कोशिका में अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, विभाज्योतिकी व दृढ़ोत्तक। किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है? तो विभाज्योतिकी व दृढ़ोत्तक दोनों। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सा विशेषता नहीं होता है? तो इसमें कोशिका में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं।
पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं पाया जाता है? तो इसके कोशिका में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं। बिलामेन किसकी आवश्यकता होती है? नमी के अवशोषण के लिए। बिलामेन जो होता है नमी के अवशोषण के लिए होता है। किस प्रकार के जल में बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? अधिपादप मूल में। बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है अधिपादप मूल में। आर्किड में बिलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों में। आर्किड में बिलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों में। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म। पौधों का सबसे बाहरी स्तर और छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म। शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? क्यूटिकल। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? क्यूटिकल। त्वचा जन ऊतक शीर्षोक्त विभाजोत्की से बनता है। यह निम्नलिखित में से किसका विकास होता है? बाहरी त्वचा का। त्वचा जन ऊतक शीर्षोक्त विभाजोत्की से बना होता है। यह निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? बाहरी ऊतक का। कौन सा ऊतक तंत्र पौधों में संपूर्ण भाग का निर्माण करता है? ग्राउंड व फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। कौन सा ऊतक तंत्र पौधों में संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाहरी त्वचा में। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाहरी त्वचा में। पौधे के बाहरी त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। पौधों के बाहरी त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। पौधों की अंतत्वचा व संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परिरंभ। पौधों के अंतत्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? परिरंभ। कैबियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है। एक बीजी पत्री तथा द्विबीजी पत्री दोनों पौधों में पाया जाता है कैबियम, ये गलत है। कैबियम के संबंध में सही नहीं है। यह एक बीजी पत्री तथा द्विबीजी पत्री दोनों पौधों में पाया जाता है, यही गलत है। कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल होता है? तो कोर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा व पिग किरण। कौन सा परत जो होता है भरण व मूल ऊतक के अंतर्गत शामिल होता है? तो ये होता है कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, पिग किरण। पौधे के भरण ऊतक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। पौधे के भरण ऊतक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इंडियोप्लास्ट। कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इंडियोप्लास्ट। वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बाइकोलेट्रल। वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बाइकोलेट्रल। अड़िये संवहन बंडल जहां पाए जाते हैं एक बीजी पत्री पौधों के जड़ों में। अड़िये संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजी पत्री पौधों के जड़ों में। पौधों के स्टील परत में शामिल होते हैं परिरंभ संवहन मूल तथा मज्जा। पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं परिरंभ संवहन मूल तथा मज्जा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक विलय की गिनती कर। वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं वार्षिक विलय की गिनती कर। वार्षिक विलय या वृद्धि में शामिल होते हैं बसंत काष्ठ व शरद काष्ठ दोनों। वार्षिक विलय या वृद्धि विलय में शामिल होते हैं बसंत काष्ठ व शरद काष्ठ दोनों। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है? तो अनंत रंभीय एधा के कारण। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है? अंतरंभीय एधा के कारण। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि विलय बनती है? अंतरंभीय एधा के कारण। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वर्षीय वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु क्या होगी? 50 वर्ष। एक वृक्ष के पुराने तने अनुप्रस्थ काट में 50 वर्षीय वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु क्या होगी? 50 वर्ष। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है क्योंकि स्पष्ट जलावयीय
विभिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय नहीं होती है क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच में केंद्रीय भाग को मजबूत, घना व गहरे कथई रंग का होता है। उसको क्या कहते हैं? तो इनमें से सभी कहते हैं। हृदय काष्ठ कहते हैं, ड्यूरालामेन कहते हैं या सारिल कहते हैं। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना व गहरे कथई रंग का होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हृदय काष्ठ कहते हैं, बीच वाले को ड्यूरालामेन कहते हैं या सारिल कहते हैं। विचार करना है, देखते हैं। एक और दो दोनों सही है। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, सही है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है, ये भी सही है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती हैं, ये भी सही है। अब आते हैं, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो इसका आंसर है 7 फीट। जटिल ऊतक बना होता है। जटिल ऊतक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली भिन्न प्रकार की कोशिकाएं का। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। चलनी नलिकाएं तथा स्वकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। चलनी नलिकाएं तथा स्वकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण किन तत्वों से होता है? 4 तत्वों से होता है। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4 तत्वों से होता है। संवहन ऊतक का निर्माण किसमें होता है? पार्श्व विभुज्युत्की में होता है। संवहन ऊतक का निर्माण किसमें होता है? पार्श्व विभुज्युत्की में होता है। कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो सीवेव ट्यूब। कौन जाइलम तत्व नहीं है? सीवेव ट्यूब। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिकाएं वाहिका से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्र के अभाव में। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिकाएं वाहिकाएं से भिन्न होती हैं क्रियात्मक केंद्र के अभाव में। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? तो ए और बी दोनों। वाहिनिकाएं व वाहिकाएं। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाएं का बना होता है? जाइलम मृदुतक। जाइलम का कौन सा तत्व जो होता है जीवित कोशिका का बना होता है? जाइलम मृदुतक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है? बास्ट तंतु। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है? बास्ट तंतु। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुक्त भोज पदार्थों के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिकाएं। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुक्त भोज पदार्थ के संवहन में पाया जाता है? चालनी नलिकाएं। चालनी कोशिकाओं में भोज पदार्थों के संवहन में मदद करता है स्वकोशिका। चालनी नलिकाओं के भोजन पदार्थों के संवहन में मदद करता है स्वकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम का कौन सा ऊतक फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी कहाँ पाई जाती है? 2 चालनी नलिकाओं के बीच में। फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो 2 चालनी नलिका के बीच में। पौधों में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी होता है आहार वहन करने के लिए। पौधों में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए। पौधों में जाइलम मुक्त जिम्मेदार होता है जल वहन के लिए। पौधों में जाइलम मुक्त जिम्मेदार होता है जल वहन के लिए। शाखाओं से पत्तियां किस कारण झड़ जाती हैं? कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। पत्तियां किस कारण से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विगलन परत जम जाने से, बन जाने से। किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस। जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत पेश किए थे कौन? जेसी बोस। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है? उपकला ऊतक। किस प्रकार का ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करता है? उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला ऊतक। घाव भरने में सहायक होता है उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक लार ग्रंथि व श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। कौन सी ग्रंथि लार ग्रंथि व श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। विसरण, श्रवण,
व अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन सा होता है? एपिथेलियम। विसरण, श्रवण व अवशोषण करने में मदद करता है एपिथेलियम। त्वचा के बाहरी सतह निर्मित होता है स्तरित सल्की एपिथेलियम से। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होता है स्तरित सल्की एपिथेलियम से। किस एपिथेलियम ऊतक कोशिकाओं से रसाकूर तथा सिलिया पाए जाते हैं? तो स्तंभकार। किस एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसाकूर व सिलिया पाए जाते हैं? स्तंभाकार। विचार करना है तो इसमें देख लेते हैं, इसमें दोनों गलत है, न तो एक न ही दो। एपिथेलियम ऊतक में कोशिका की संख्या कम से कम होती है तथा अंतरकोशीय पदार्थ अधिक होता है, ये गलत होता है। एपिथेलियम में नहीं होता है विशेषता, ये संयोजी ऊतक का है। ठीक है, संयोजी ऊतक की विशेषता है इसमें। अब आते हैं, सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना। पक्षाम्भी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रेकिया व गर्भाशय में। पक्षाम्भी एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है ट्रेकिया व गर्भाशय में। त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है एडियोलर। कौन सा ऊतक जो है त्वचा मांसपेशी तथा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? एडियोलर। मोटापा जो होता है किस कारण से होता है? वसा ऊतक के कारण। मोटापा जो होता है किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक के कारण। कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? वसामय ऊतक। शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है वसामय ऊतक। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। वसा की बूंद भरी रहती है वसा संयोजी ऊतक में। किस ऊतक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी रहती है? वसा संयोजी ऊतक में। निम्नलिखित में से ऊतक कौन है? रुधिर। निम्नलिखित में से कौन ऊतक है? रुधिर। कौन ऊतक का एग्जाम्पल है? लसिका। कौन ऊतक का एग्जाम्पल है? लसिका। कौन संयोजी ऊतक है? तो इनमें से सभी, अस्थि, लिगामेंट व उपास्थि। कौन संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है? तो सभी हो जाएगा, अस्थि, लिगामेंट व उपास्थि। कौन शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? वसामय ऊतक। शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है वसामय ऊतक। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एडियोलर ऊतक में। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एडियोलर ऊतक में। कोर्डिंग नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में। कोर्डिंग नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? उपास्थि में। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। विचार करना है, एक और दो दोनों सही है। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, यह सही है। और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यह भी सही है। सेबियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। सेबियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ स्रावित करती है? आंसू से। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसू। किस ऊतक से तलवे, खुर व सींग बने होते हैं? काइटिन के। किस ऊतक से तलवे, खुर व सींग बने होते हैं? काइटिन से। ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अब आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में। कोर्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। कोर्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में। एडियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिकाएं। एडियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिकाओं को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिकाएं। कौन प्लीहा यकृत व अस्थि मज्जा में पाया जाता है?
जलवत संयोजी उत्तक। प्लीहा यकृत व अस्थिमज्जा में पाया जाता है जलवत संयोजी उत्तक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होता है तलवा पर। मनुष्य का त्वचा मोटा होता है तलवा पर। मनुष्य का त्वचा पतला होता है आंख के पलक पर। मनुष्य का त्वचा पतला होता है आंख के पलक पर। झुर्रियां पड़ जाती है वृद्धावस्था में चमड़ में वसा ऊतक के कमी के कारण। वृद्धावस्था में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका क्या कारण है? चमड़ में वसा ऊतक के कमी के कारण। नाभि रज्जु है भ्रूणीय संयोजी ऊतक का। नाभीय रज्जु है भ्रूणीय संयोजी ऊतक का। हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की हड्डियों में। हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की हड्डी में। हिस्टामिन एक प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। हिस्टामिन एक प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रक्रियाओं में। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग होता है? 1/3 भाग होता है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग होता है? 1/3 भाग होता है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन। बाहरी कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल है उपास्थि। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल है उपास्थि। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेवार ऊतक है पेशी ऊतक। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार है पेशी ऊतक। अब आते हैं सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है पेशी ऊतक में। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है पेशी ऊतक में। आरेखित तथा रेखीय ऊतक मूल रूप से किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक। आरेखित तथा रेखीय ऊतक मूल रूप से किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक। नेत्र में आइरिस पाए जाते हैं आरेखित। आइरिस पाए जाते हैं आरेखित। इंटरकैटेलेट डिस्क उपस्थित होता है हृदय पेशी में। इंटरकैटेलेट डिस्क उपस्थित होता है हृदय पेशी में। कौन सी पेशी जो होता है ऐच्छिक पेशी होता है? रेखिक पेशी। कौन सी पेशी जो होता है ऐच्छिक पेशी होता है? रेखिक पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी से के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आरेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आरेखित पेशी। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में। किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक पेशी में। किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक पेशी में। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है कहाँ पे? रेखी पेशी का। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रेखी पेशी का। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक की इकाई होता है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई होता है न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका की कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका की कोशिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर है तंत्रिका। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। रैन बियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। रैन बियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। दो न्यूरॉन का जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। बायोप्सी संबंधित होता है परीक्षण के लिए, ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए। बायोप्सी संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से
अलग करने से